नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, कल देश की राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के पीछे के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। इस ब्लास्ट को प्रथम दृष्टया यह समझा जा रहा था कि हो सकता है कि कोई गैस सिलेंडर फट गया है, कोई सीएनजी का सिलेंडर फट गया है। लेकिन इतनी बड़ी इंटेंसिटी में कि घटना घटित हो जिसने कई लोगों की जान ले ली हो, कईयों को घायल कर दिया हो, इतनी प्राइम लोकेशन पर ब्लास्ट हुआ हो, तो उससे संदिग्ध हरकत की बू आने लगी। इसी विषय पर फिलहाल जांच करने के लिए टीम जुटी हुई है। लेकिन जब इसी के समय जिस समय ये घटना घटी उससे कुछ देर पहले फरीदाबाद से कुछ डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, जिनके पास में विस्फोटक बनाने का सामान पकड़ा गया, अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। लगभग 2900 किलोग्राम के आसपास की रिपोर्ट्स हैं कि इतना विस्फोटक बरामद हुआ। ऐसे में एक साथ ये देखना कि जिस समय दिल्ली में विस्फोट हुआ, उसी समय दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अ, वो लोग गिरफ्तार किए गए जिनके पास विस्फोटक थे, ये एक साथ चिंता का विषय बनता चला गया। फिर नज़रें जाना शुरू हुई आज से 2 दिन पहले की घटनाओं पर। 2 दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़े हादसे की प्लानिंग की गई थी और वो हादसा ऐसा कि अगर वो घटित हो जाता, तो हज़ारों लोगों की जानें जा सकती थी। हालाँकि हमारी सुचेतता ने इस प्रकार से सचेत होकर के पूरी शुचिता के साथ भारतीय जो सर्विसेज़ हैं, इन्होंने काम किया, सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया, तकनीकी विशेषज्ञों ने काम किया। उस दुर्घटना से तो हम बच गए, लेकिन हज़ारों पैसेंजर्स को बड़ा नुकसान भी हुआ। घटना क्या थी? 6 और 7 तारीख के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारी लगभग 800 से अधिक फ्लाइट्स को उतरने में और चढ़ने में दिक्कत हुई। एक बार के लिए इसे टेक्निकल ग्लिच समझा गया। कहा गया कि कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। इस तकनीकी खराबी के चलते एयरपोर्ट पर एक अव्यवस्था का माहौल रहा। दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल है। आंकड़ों के हिसाब से चलें तो दुनिया में 9वें नंबर पर आता है जहां पर सबसे ज्यादा मतलब यात्राएं होती हों। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर बहुत ही बड़ी अव्यवस्था पनप गई। अव्यवस्था पनप गई जो हेडलाइन बनी कि 800 फ्लाइट्स डिले हो गई हैं। 800 फ्लाइट्स डिले क्यों हुई? क्योंकि 800 फ्लाइट्स ऐसा नहीं था जमीन पर थी तो उन्हें उठकर ऊपर जाना था। जो आसमान में थी उन्हें जमीन पर आना था, सवारियां उतारनी थी, नई सवारियां लेनी थी और फिर जाना था। एयरपोर्ट पर अचानक फ्लाइट्स का आना और फ्लाइट्स का जाना दिक्कत करने लग गया। कारण तलाशा गया कि दिक्कत क्या हो रही है फ्लाइट्स को अचानक। दिक्कत के बारे में 2 बातें पता चली। पहला, फ्लाइट्स को नीचे का एयर स्ट्रिप दिख ही नहीं रहा है। बोले सर फॉग हो गया होगा, बारिश हो गई होगी, धुआं हो गया होगा, वैसे भी प्रदूषण बहुत चल रहा है दिल्ली में। नहीं, हवाई जहाज जब जमीन पर उतरने की कोशिश कर रहा था, जब लैंड होने की कोशिशें कर रहा था, तो उसका जो डिस्प्ले था, उस डिस्प्ले पर उसे विजुअल्स ही नहीं दिखाई दे रहे थे या विजुअल्स जो आ रहे थे, वो फर्जी आ रहे थे। जहां पर उसका रनवे है, उस रनवे की जगह उसे खेत दिखाई दे रहे हैं और जहां पर रनवे नहीं है, वहां पर उसे रनवे दिखाई दे रहा है। मतलब उसको जहां उतरना है, उस जगह उतरने के स्थान पर उसे कुछ और दिखाई दे रहा है। तो क्या पायलट्स का दिमाग खराब कर दिया गया? नहीं। पायलट्स उतरकर गर्दन निकालकर रनवे नहीं देखते हैं। पायलट्स अपने डिस्प्ले को देखते हैं, उनके विजुअल्स के आधार पर लैंड करते हैं। उनके अंदर का जो कॉकपिट है, उसमें जो उन्हें नज़ारे दिखते हैं, सिग्नल से प्राप्त नज़ारे जो होते हैं, उनके आधार पर वो लैंडिंग प्लान करते हैं। लेकिन घटना क्या घटी? उन्हें जो घटनाएँ मतलब चीज़ें दिख रही थी, वो रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति के पीछे जिम्मेदार कौन हो सकता है? निश्चित ही कोई साइबर हमला हुआ हो। इसे साइबर स्पूफिंग कहा जाता है, यानी कि जीपीएस स्पूक कर दिया गया है। अब ये जो घटना घटी उस समय तो इसे केवल एक टेक्निकल ग्लिच मान करके ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन आज भारत के जो एनएसए हैं, भारतीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोभाल साहब, उनकी टीम इस विषय की जांच करने पहुंच रही है कि यार 6-7 तारीख को जो हुआ था वो उस समय एक टेक्निकल ग्लिच मान लिया गया था, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिच से कहीं ज्यादा था। साथियों, 5 तारीख की शाम को ही एडवाइजरीज आना शुरू हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से सूचनाएं आ रही थी कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। जानकारी दी जाना शुरू हुई थी, पैसेंजर्स को एडवाइजरी दी जाना शुरू हुई थी 6 तारीख के दिन सुबह-सुबह भी कि कुछ हमारी टेक्निकल ग्लिचेस आ रही हैं जिससे हम व्हीकल्स को उड़ा नहीं पा रहे हैं। फिर 6 तारीख के दिन में पहुँचते-पहुँचते लगभग दोपहर में ये खबर आना शुरू हुई कि जीपीएस स्पूक हो रहा है। अर्थात जो सिग्नल है जिसको देखकर फ्लाइट उतरती है। अब जीपीएस स्पूक को मैं सही से समझाऊँगा भी कि ये होता क्या है। लेकिन एक आसान भाषा में समझिए, अगर आप कार में जीपीएस सिग्नल देखकर चलते हैं कि ये हमारी लोकेशन है जहाँ हमें पहुँचनी है। कई बार आप नहीं सुनते कि म म गूगल तो दिखा रहा था हाईवे से सीधी सड़क, लेकिन वहाँ पर पुल टूटा हुआ था और व्यक्ति जीपीएस सिग्नल देख करके जाकर पुल में गिर पड़ा। ऐसी स्थितियाँ देखते हैं ना आप?
जीपीएस का जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं, ऐसा ही डिस्प्ले हवाई जहाज को भी देखना होता है। हवाई जहाज को ज़्यादा निर्भरता करनी होती है जीपीएस के ऊपर। आप और हम तो फिर भी आँखों से भी देख पाते हैं कि आगे क्या है। लेकिन फ्लाइट को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना होता है 2 प्रकार के सिग्नल्स पर। एक जो उसे एटीसी भेज रहा होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और एक उसको जीपीएस जो भेज रहा होता है। एटीसी जीपीएस का डेटा और ज़मीन पर लगे हुए रडार के डेटा से मिक्स करके फ्लाइट को डेटा भेजता है। सोचकर देखिए कि जो डेटा फ्लाइट में जा रहा है, वो डेटा भी बायस कर दिया गया है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ माल फंक्शन कर दिया गया है। इस तरह की न्यूज़ निकल कर आना शुरू हुई। दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा आम जन को सूचित किया जाना शुरू हुआ कि भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि जो हमारा ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम है, अब ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक फ्लाइट आनी है और दूसरी जानी है, तो इसको अगर आप अपने आसानी तरीके से करने लगे तो फ्लाइट वाले को आप फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हाँ भाई उतर जा, हाँ भाई चला जा। एक फ़िल्म है भारत में काफ़ी प्रचलित है, धमाल मूवी, जिसके अंदर विजय राज हैं और वो एटीसी पर टावर पर बैठे हुए हैं और वो सूचना दे रहे होते हैं फ्लाइट को उतरने की, कि उतरने का सही समय नहीं, ये बटन दबाना था, ये नहीं दबाना था। बड़ा ही कॉमेडी सीन है। हालाँकि मेरा आज कॉमेडी के बारे में विषय नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी एटीसी जो है वो फ्लाइट को सूचना दे रहा होता है। जब छोटा एटीसी होता है, यानी कि कम फ्लाइट उतरनी होती है, तो वो काम मैनुअली हो जाता है। लेकिन सोचिए ना, 800 फ्लाइट्स डिले हो गई हों 24 घंटे के अंदर, इसका मतलब है कि 800 फ्लाइट तो उतरना तय था। तो 1 घंटे की औसत के हिसाब से भी अगर आप देखो, तो कम से कम 30 से 35 फ्लाइट 1 घंटे में उतरनी थी। और जब 1 घंटे में इतनी फ्लाइट उतरनी थी, तो हर फ्लाइट का टेक ऑफ, लैंडिंग, रनवे पर लोकेशन, उनके लिए बे बनाना, उनका उड़ना, ये सब काम संचालित करने में तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इसे करने के लिए ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम इस्तेमाल लिया जाता है, जिसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपडेट हो रही होती हैं। पायलट्स बता देते हैं कि हाँ भाई हम लैंड हो गए हैं, तो वो सूचना खट से अंदर चली जाती है। दूसरा पायलट जैसे ही अपडेट होता है कि भई हमने उड़ान भर ली है, तो वो मैसेज अपडेट हो जाता है। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही होती हैं, डेटा आ रहा होता है और इससे आसानी होती है एटीसी को मैनेज करने में। लेकिन यही सिस्टम गड़बड़ा गया। तो ना केवल जो पायलट की स्क्रीन पर दिख रहा है वो गड़बड़ा गया, अपितु जिस मैसेजिंग के थ्रू ये सारा काम फैसिलिटेट होता है वो भी गड़बड़ा गया, जिससे मैनुअल काम करना पड़ा। यानी कि इंसानों को जुट-जुट करके कि हाँ भाई इस फ्लाइट को आने दो, हाँ भाई इस फ्लाइट को जाने दो, एक बार में सारा कियोस्क क्रिएट हो गया। फ्लाइट डिले होने लगी, बहुत सी फ्लाइट्स को कैंसल होना पड़ा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिगो की तरफ से ये मैसेज है, स्पाइस जेट की तरफ से मैसेजेस हैं, तमाम प्रकार की फ्लाइट्स ने मैसेज देने शुरू किए कि भाई कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के चलते फ्लाइट डिले है, क्योंकि अब मैनुअली करना पड़ रहा है। लेकिन इससे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आसमान में इतनी सारी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, लेकिन वो रास्ते में नहीं टिक पा रही हैं। सोचकर देखिए कि आप दिल्ली आ रहे हो और आपके पास में फ्यूल की मान लीजिए कमी है, तो वो फ्लाइट क्या करेगी? वो फ्लाइट कहीं न कहीं तो भटकेगी। भटकेगी, किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाने का प्रयास करेगी, हो सकता है वहाँ ना जा पाए तो रास्ते में क्रैश हो जाए। हद दर्जे की बात तो ये है कि कई फ्लाइट, मतलब सोचकर देखिए, दिल्ली दुनिया का 9वें नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है और ऐसे में हमारे स्टेशन पर, हमारे एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स उड़ रही हैं, वो गोल-गोल घूमना शुरू कर दी हैं। अपनी जगह पर चक्कर काट रही हैं। उन्हें दिखाया जा रहा है यहाँ उतरो, लेकिन वहाँ पर कोई रनवे ही नहीं है। फ्लाइट रनवे पर आने की प्रयास में है, एटीसी मना कर दे रहा है क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। मतलब स्थिति सोचिए और जो यात्री सफ़र कर रहे हैं, उनकी व्याकुलता सोचिए। जब आप फ्लाइट में सफ़र करेंगे तो आपको महसूस होगा कि फ्लाइट लैंडिंग के समय जब होती है, तो सबके मन में एक एंग्जायटी होती है। आप लैंड करते-करते आ गए, अचानक आपको कहा जा रहा है नहीं टिकना है, फिर हवा में उड़ गए, अब अनिश्चितता का माहौल है। फ्लाइट को चलाने वाला पायलट समझ नहीं पा रहा है। हमने अभी थोड़े दिन पहले जो गुजरात में अहमदाबाद में हादसा हुआ एयर इंडिया विमान का, उससे पूरा देश स्तब्ध था। सोचिए 800 फ्लाइट को एक साथ अगर बाधित कर दिया जाए, तो कितने बड़े हमले की साजिश हो सकती है। अब ये विषय जिसको हम टेक्निकल ग्लिच मान रहे थे, कि साहब हो सकता है एटीसी को मैसेज देने में दिक्कत आ गई हो, कोई सॉफ्टवेयर मिस्टेक हो गई हो। धीरे-धीरे पता चलता है कि इसके सिग्नल्स को तोड़-मरोड़ दिया गया था। कैसे? जैसे जब फ्लाइट उड़ रही होती है ना, देखो क्या है, हमारी फ्लाइट्स जहाँ उड़ रही हैं, मतलब 18 से 30 किलोमीटर की रेंज में धरती से जो ऊपर उड़ रही हैं, उनको सिग्नल अंतरिक्ष में चल रहे जीपीएस के द्वारा मिलते हैं। जीपीएस क्या है? जीपीएस क्या है? अमेरिका ने अपनी तरफ से 31 सैटेलाइट हैं जो पूरी धरती पर घूमने के लिए छोड़े हुए हैं। ये वहाँ से सिग्नल्स को दुनिया भर के लोगों को भेजते हैं। जीपीएस के थ्रू 2 तरह के सिग्नल मिलते हैं। जीपीएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे भारत के पास आईआरएनएसएस करके एक अपना खुद का लोकल जीपीएस है। ऐसे अमेरिका के जीपीएस का नाम है अ मतलब जीपीएस का नाम ही जीपीएस है, मतलब नाम ही कॉमन उसका वहीं से पड़ा। जैसे पेस्ट को आप कोलगेट कहते हैं, ऐसे समझिए कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अमेरिका के पास है। तो वो जो बनाया बहुत से देशों ने है, जैसे चाइना वालों ने बायडू करके बनाया हुआ है, जीएनएसएस करके भी एक सिस्टम चलता है। लेकिन वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है वो अमेरिका वालों का है, जिसने 31 सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया को दिशा दे रखी है। अमेरिका के जो सैनिक हैं, उनके लिए वो एक अलग एन्क्रिप्टेड मैसेज निकालता है, बाकी जनता के लिए वो एकदम
ऑर्गेनिक मैसेज निकाल कर छोड़ देता है या फिर कहिए कि एनक्रिप्टेड नहीं है, ओपन सोर्स कोड दे देता है। तो ये जीपीएस के जो सिग्नल्स हैं, ये आप और हम गाड़ी में यूज़ करते हैं या फिर फ्लाइट्स वाले भी इन्हें यूज़ करते हैं कि वो कहाँ उड़ रहे हैं, कहाँ उतरना है। देखो हवाई जहाज़ जब आसमान में होता है तो हमें तो लगता है पूरा आसमान इसकी उड़ान के लिए है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसको उड़ान का एक फिक्स पाथ दिया जाता है कि आप इन कोऑर्डिनेट्स के बीच में उड़ेंगे। जैसे सड़क के लिए अपन कहते हैं ना गाड़ी को चलने के लिए हाईवे है, ऐसे ही हवा में उड़ने के लिए इनके एयरवेज़ होते हैं कि आपको इन्हीं रास्तों पर उड़ना है, इतनी हाइट पर उड़ना है ताकि किसी और तरह की फ्लाइट को जाने से पहले हम बता सकें कि हाँ भाई यहाँ फ्लाइट आ सकती है। क्योंकि स्पीड बहुत है ना, अगर दूसरी फ्लाइट वहीं से निकल गई तो भिड़ंत हो जाएगी। तो बहुत कुछ पहले से ही फिक्स होकर चलता है, जो दिख नहीं रहा है फिर भी जीपीएस के थ्रू, कोऑर्डिनेट्स के थ्रू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड सब सेट करके चल रहा होता है। और इस जीपीएस को क्रॉस इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है धरती पर लगाया हुआ रडार। हमने अपने देश के अंदर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक लगाई होती है, जो इन फ्लाइट्स को बराबर ट्रैक कर रही होती है और बता रही होती है कि आप इतने नीचाई पर हैं, आप इतनी ऊंचाई पर हैं। यानी कि 2 तरह से इन्फॉर्मेशन क्रॉस सेक्शन होकर जारी होती है। ऊपर आसमान में लगे अंतरिक्ष के सैटेलाइट से, ज़मीन में लगे रडार से। इसका मतलब इनको प्रॉपर एक सूचना मिल रही होती है। इन दोनों डेटाओं को प्रोसेस करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जो कि धरती पर बना होता है। एयरपोर्ट के पास बना हुआ एक बड़ा-सा कमरा होता है। मतलब एटीसी का जो टावर है ना, ऐसा सबसे बड़ा टावर होता है। अगर आप इस बार दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पर जाएँ, तो एयरपोर्ट पर जो सबसे ऊँची इमारत दिखेगी वो एटीसी की होती है, जिसके चारों तरफ शीशे लगे हुए होते हैं। यानी कि वो विज़ुअली देख सकता है कि हाँ, फ्लाइट आ चुकी है। तो ये एटीसी का टावर होता है, ठीक है साहब? एटीसी में बैठी हुई टीम फ्लाइट को इन सभी डेटाओं के आधार पर एएमएसएस के माध्यम से सूचना भेजती है। ऑटोमैटिक मैसेजिंग के थ्रू सूचना भेजती है एटीसी के थ्रू कि हाँ भाई, तुम्हारी फ्लाइट में इतनी दूरी है, इतना दूर हो, यहाँ आ सकते हो, यहाँ नहीं आ सकते हो। कुल मिलाकर के फ्लाइट के लिए एक नेविगेशन किया जा रहा होता है, फ्लाइट डेटा यहाँ से देखा जा रहा होता है। क्योंकि हवाई जहाज को अपना रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन जहाँ वो उतरेगा, वहाँ कौन-सी फ्लाइट जाने के लिए खड़ी है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे रेलवे स्टेशन पर चल रही ट्रेन को पता है कि भई मेरे को तो पटरियाँ दिख रही हैं, लेकिन स्टेशन मास्टर को पता है कि यहाँ दूसरी ट्रेन आने वाली है। इसलिए वो आपको बताता है कि आप इस लेन पर ना आकर दूसरी लेन पर आएँ, अदरवाइज़ दोनों सेम लेन पर आ गई तो भिड़ंत हो जाएँगी। ऐसे ही एटीसी एक तरह का स्टेशन मास्टर है एयरपोर्ट का। उसे पता है कि ये फ्लाइट तो यहाँ आ रही है, लेकिन बे से निकल कर कोई दूसरी फ्लाइट आ गई हैंगर से निकल कर और दोनों भिड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इन दिक्कतों को रोकने का काम ये करता है। तो इसके पास में पूरी तरह सुरक्षा सुविधाएँ होनी ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग की जहाँ आवश्यकता होती है, वो इसी एटीसी में होती है, जहाँ पर बैठे हुए तकनीकी विशेषज्ञ ये सब मैनेज कर रहे होते हैं। ये हिला, पूरा सिस्टम हिल जाता है, मतलब आप ऐसे समझिए। तो एक प्रकार का एक बड़ा-सा कमरा होता है, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएँगे तो देख पाएँगे। हर एयरपोर्ट पर ये एटीसी का टावर उपस्थित होता है, ठीक है? तो फ्लाइट प्लान हो, क्लीयरेंस हो, ग्राउंड कंट्रोल हो, टावर कंट्रोल हो, डिपार्चर कंट्रोल हो, एरिया सब कर कुछ करता है वो एटीसी करता है। हवाई जहाज से तो नज़ारे बिल्कुल ऐसे दिख रहे होते हैं, डिफरेंट टेरेन्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होती हैं। रास्ता जैसे गाड़ी में से आपको दिख रहा होता है, ऐसे वहाँ पर भी दिख रहा होता है कि अपन को इस रास्ते पर चलकर जाना है। हवाई जहाज के कॉकपिट में बैठी हुई जो व्यवस्थाएँ हैं, वो ऐसी होती हैं, आगे से बस रोशनी ही आ रही है, रनवे देखने की आपके पास इतनी आज़ादी नहीं होती है कि आप उतर कर देख लें कि हाँ, नीचे कोई आ तो नहीं गया, नहीं। एटीसी आपको बताता है सब क्लियर है, चलते जाओ, ठीक है साहब? इस प्रकार से इनके कॉकपिट से जो सूचनाएँ आ रही होती हैं, लेकिन सोचिए, ये जो सूचनाएँ यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं, वही गड़बड़ा कर जाएँ, इसे ही जीपीएस स्पूफिंग कहते हैं। अर्थात आपके एरर्स आने लग जाएँ, सिग्नल्स में एरर आने लग जाएँ। अब ऐसा कब होता है? अब देखो समझो, हमारी गाड़ी के अंदर कैसे जीपीएस चल रहा है कि अंतरिक्ष में लगा हुआ सैटेलाइट अपनी रेडिएशंस हमारी गाड़ी तक भेज रहा है। लेकिन हुआ ये कि हमने जीपीएस रिसीवर एक और बगल में प्लांट कर दिया या रिवर्स कर दिया। हमने खुद के जीपीएस सिग्नल ज़मीन से पैदा कर दिए, नकली तरीके से। मतलब आपकी मशीन को जीपीएस के सिग्नल पकड़ने हैं। जो अंतरिक्ष से आ रहे सिग्नल्स हैं, उन्हें आपकी मशीन को पकड़ना है। मैंने लेकिन एक चालाकी चली। मैंने सेम वैसे ही सिग्नल ज़मीन पर कहीं मशीन लगाकर प्रोड्यूस किए, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी मशीन केवल सिग्नल पकड़ती है। वो सिग्नल अंतरिक्ष से आ रहा हो या कहीं आस-पास से, उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे में आपने नकली सिग्नल पैदा किए और नकली सिग्नल पैदा करके आपकी मशीन को दे दिए। तो मशीन ने उन्हें ही सच मान लिया और सैटेलाइट के जो कमज़ोर सिग्नल आ रहे हैं, उनको उसने अवॉइड कर दिया कि कमज़ोर को नहीं, मजबूत सिग्नल लेके चलेंगे। बस इसी से ही जीपीएस स्पूफिंग हो जाती है। अर्थात नकली जानकारी को मुख्य जानकारी बना देना, फर्जी डेटा इतना सारा भर देना कि आपको वो डेटा सही लगने लगे। गोबल्स थ्योरी है, झूठ को घुसा दो। अब इसी प्रकार से ये जो लोग देश के अंदर साइबर हमले प्लान करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही फर्जी डेटा को फ्लोट मार देते हैं और वो मशीन जो है जीपीएस की गाड़ी में लगी हुई या हवाई जहाज में लगी हुई, वो उन सिग्नल्स को पकड़ लेती है और उनको पकड़कर उसे ओरिजिनल डेटा समझ में नहीं आता और वो नकली इस डेटा की तरफ चलने लगती है। लेकिन हाँ, जब ये ऐसा होने लगता है तो फ्लाइट के अन्य सिस्टम जैसे रडार, वो बताता है कि आप रास्ता भटक गए हो।
तो पायलट को पता चलता है कि भाई साहब हमको तो दिखा रहा है कि ये सही है। तो नीचे से एटीसी बोलता है, "अरे भाई रडार पर गलत दिखा रहे हो तुम, गलत चले गए हो।" तो ऐसे में फिर इनको तुरंत कहा जाता है कि गलती हो चुकी है, स्पूफ हो गया है, तुम्हारे साथ किसी ने वो कर दिया है, दिक्कत खड़ी कर दी है, मैनुअल मोड पर शिफ्ट हो जाओ। तो फिर ये मैनुअल ट्रांज़ैक्शन पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर टेलीफ़ोनिकली, "हाँ जनाब, पहुँच जाएँ क्या? आ जाएँ क्या? हम कितना ऊँचाई पर उड़ रहे हैं ज़रा देख कर बताइए, रडार का देख कर बताइए।" उस तरह की फिर इनके साथ कन्वर्सेशन होने लगते हैं, ठीक है? तो मैनुअली होने में फिर दिक्कतें आती हैं। लेकिन सोचिए कि ये कितनी भीषण स्थिति पैदा करने का प्रयास था कि 12 घंटे तक पूरा की पूरा मामला बिगड़ गया। साइबर हैकर्स ने इस तरह का डेटा फ्लोट किया कि रास्ता लोग भूल गए, विमान गड़बड़ा गए। इस तरह से हवाई जहाज चक्कर काटने लगे, गोल-गोल घूमने लगे। सोचो 2 विमान आसमान में भिड़ जाते तो कितना बुरा हादसा होता। तो उम्मीद है कि आपको जीपीएस स्पूफिंग समझ में आई हो और इस स्पूफिंग को करने का तरीका समझ में आया हो। जीपीएस स्पूफिंग क्या पहली बार हुई? नहीं। कई बार प्रयास हुए हैं ऐसे। नवंबर 2023 से 25 के बीच में 465 बार हो चुका है। अमेरिका, रशिया, चाइना सभी बड़े देश जीपीएस स्पूफिंग जानते हैं, करते हैं। फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट हो या रशिया, यूक्रेन ऐसे समय पर जीपीएस स्पूफिंग ये माना जाता है कि जो भी विवादित जगह हैं, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, वहां पर जीपीएस स्पूफिंग होती है। भारत के अंदर भारत का राजधानी दिल्ली है, अमृतसर, जम्मू, इन क्षेत्रों के अंदर जीपीएस स्पूफिंग की जाती रहती है। क्यों? क्योंकि दुश्मन प्रयास करता है कि मैं कोई हादसा कर पाऊं। अर्थात ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमारे पायलट्स को नहीं पता होता, लेकिन इतने बड़े स्केल पर हो जाए जिससे मामला गड़बड़ा जाए, ये कोई हमले से, साइबर हमले से कम नहीं होता है। अब सवाल बनता है, दुनिया के और देश जानते हैं तो वो क्यों यूज करते हैं इसका? जैसे रूस के द्वारा अक्सर जब पुतिन यात्रा कर रहे होते हैं ना, तो पुतिन की यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि कोई ड्रोन जाकर पुतिन पर हमला ना कर दे या दूसरा कोई फाइटर जेट आकर हमला ना कर दे, वो पुतिन को सुरक्षा देने के लिए जीपीएस स्पूफिंग करते हैं कि पुतिन का जहाज तो उड़ रहा है, उसके पास तो मैनुअल कंट्रोल है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में पूरा जैसे जीपीएस जैमर होते हैं ना, वो जैमर की जगह जीपीएस स्पूफिंग कर देते हैं कि हर किसी को लगता है कि पुतिन इस जगह उड़ रहे हैं। यानी मिसाइल को अगर पुतिन का हवाई जहाज टारगेट करना है, तो वो हवाई जहाज वहां ना दिखकर दूसरी जगह दिखता रहेगा, क्योंकि इतना दूर विजन तो होता नहीं है। लोकेशन की बात होती है, वो दूसरी जगह दिखना शुरू होती है। तो रूस जो है, वो सुरक्षा के नाम पर पुतिन को जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू सुरक्षा देता है। ठीक है, ये होती है, कई बार सरकारें खुद करवाती हैं, ताकि मतलब इससे रूस को तो कहा ही जाता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पूफिंग होती है। और आजकल बहुत सस्ते में भी ये काम होने लगा है, जो कोई भी साइबर अपराधी बैठकर कर लेता है। इसलिए इस तरह की हरकतों की वजह से देश के अंदर बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हमारा डर इस बात पर नहीं था। हमारा डर इस बात पर भी था कि हमारा ऑटोमेटेड मैसेज स्विचिंग सिस्टम भी गड़बड़ा गया, जिसके माध्यम से हम फ्लाइट का रूट, फ्लाइट कब उड़ान भरेगी, लैंड करेगी, देरी की सूचना सब गड़बड़ा गई हमारी। तो यात्रियों को भी असुविधा होने लगी। ऐसे में सब कुछ बंद हो गया, एटीसी पर काम का बोझ बढ़ गया, देरी होने लगी, तमाम अव्यवस्थाएँ पैदा हो गई। देश की इंसल्ट हुई, लाखों करोड़ों रुपए तो बर्बाद होते ही होते हैं, क्योंकि लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो दिक्कतें तो होती हैं। फिर नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पहुँचते हैं, मंत्री मुआयना करते हैं, शाम तक पहुँचते-पहुँचते अगले दिन ये मामला रिज़ॉल्व होता है। फिर फ्लाइट्स की तरफ से आना शुरू होता है कि वी आर वेरी मच थैंकफुल कि ये घटना हुई है। 7 तारीख को सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब दिल्ली में धमाके होते हैं या धमाका होता है, और वो धमाका जिसमें लोगों की जान चली जाती है, तो फिर अचानक दिमाग दौड़ने लगता है, यार दिल्ली में धमाका हुआ, आरडीएक्स बरामद हुआ, जीपीएस स्पूफिंग हुई, ये सब आपस में तो कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से एनएसए ने अपने स्तर पर इस जीपीएस स्पूफिंग की आज आईजीआई एयरपोर्ट पर जांच बिठा दी है। हमारे डोभाल साहब की टीम ने पहुंच करके इस पर विषय पर जांच बिठाना शुरू किया कि कहीं और गड़बड़ तो इस मामले के अंदर नहीं थी। अब मैं आपको यहां पर एक जानकारी और दे देता हूं। फिलहाल एयर इंडिया के साथ-साथ जो और घटनाएं घटित हुई हैं, वो क्या है? हाल ही में 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, गुजरात एटीएस के द्वारा। ऐसे ही एक्सप्लोसिव जो बरामद हुए फरीदाबाद के अंदर, जो अपने आप में बड़ी न्यूज़ बनी, और दिल्ली में धमाके। इससे ये पता चल रहा है कि हमारे देश में कुछ बड़े आतंकी हमलों की प्लानिंग चल रही थी, कुछ बड़ा करने की निरंतर प्लानिंग चल रही थी, लेकिन जो हमारी सजगता थी या जिस तरह से हम लोग सचेत थे, हम इन हमलों को टालते चले जा रहे थे। लेकिन हाँ, इतने बड़े स्केल पर जब प्लानिंग चल रही हो, ध्यान बटाने का प्रयास चल रहा हो, उस समय पर ये जो हमला हुआ है दिल्ली के अंदर, ये निश्चित ही देश के लिए एक सोचने का विषय है। इस पर जैसे ही कोई अपडेट आता है, मैं आप लोगों को अंकित इंस्पायर इंडिया पर देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री का मैसेज स्पष्ट है कि इसके पीछे के जो षड्यंत्रकारी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बात उन्होंने भूटान में खड़े होकर कही है। इसका मतलब देश पूरी तरह से, ऑल दोज़ रिस्पांसिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, ये प्रधानमंत्री का संदेश है। अर्थात जो भी जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है साहब? आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कोर्स उपलब्ध है अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। हमारे नोट्स उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे मँगा सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से, फ्लिपकार्ट से, यूट्यूब स्टोर से। हमारी पुस्तक जो मूल विधि संविधान की है उत्तर प्रदेश पीएसआई के लिए आप उसे अपने घर पर बैठे हुए मँगा सकते हैं। जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक उपलब्ध है, आप उसे मँगा सकते हैं। और एक बेहतरीन किताब हम फिलहाल छापने लग रहे हैं, बन जाएगी तो आप तक पहुँचाएँगे, उसे भी आप मँगा सकते हैं। आते ही मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच।